श्रोताओं, जब हम हाईवे पर निकलते हैं तो वह केवल हमारे सफ़र का रास्ता नहीं होता, बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों की जीवन रेखा भी होती है। हर पल वहाँ कोई न कोई अपने गंतव्य की ओर दौड़ रहा होता है। किसी को परिवार से मिलना है, किसी को रोजगार पर पहुंचना है, कोई माल ढो रहा है तो कोई जीवन के लिए जरूरी दवाइयाँ। ऐसे में हर ड्राइवर का आचरण सीधे तौर पर दूसरों की सुरक्षा और जीवन से जुड़ा होता है। लेकिन हाईवे पर गति अधिक होती है, वाहनों की संख्या भी अधिक होती है। जरा सी लापरवाही, लेन बदलने की जल्दबाजी या बिना इंडिकेटर अचानक वाहन घुमा देना किसी की जान ले सकता है। ऐसे में लेन सिस्टम की पालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या है यह लेन सिस्टम और क्यों ज़रूरी है, इसी विषय पर विस्तृत बातचीत के लिए आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ आईपीएस देवेंद्र बिश्नोई, जो जिला कोटपुतली बहरोड में पुलिस अधीक्षक पद पर सुशोभित हैं। सर, स्वागत है आपका आकाशवाणी स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, जैसा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे श्रोताओं के साथ में कि लेन सिस्टम हाईवे पर कितना ज़रूरी है और इसको लेकर के हम क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान में जो लेन सिस्टम शुरू किया गया है इसकी शुरुआत ही कोटपुतली बहरोड जिले से की गई है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं हमारी और क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जब हमारी क्राइम मीटिंग हुई तो उसमें जो आंकड़े सामने पेश हुए उसमें देखकर बड़ी पीड़ा हुई कि कोटपुतली राजस्थान में नंबर 2 स्थान पर चल रहा है, जहाँ पर एक्सीडेंट्स में जो है ज़्यादा डेथ हो रही हैं। ये क्योंकि नेशनल हाईवे 48 पूरा कोटपुतली बहरोड के बीच में से गुजरता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो आपको जयपुर को दिल्ली से जोड़ता है। तो ऐसे में इस पर मैक्सिमम डेथ्स होना या आसपास के एरिया में डेथ होना बहुत चिंता का विषय हो जाता है। और इस पे विचार करते हुए मैंने कंप्लीट अपनी टीम को बुलाया, और चूँकि मैं इससे पहले एक बार पुलिस मुख्यालय में एसपी ट्रैफिक भी रह चुका हूँ और जहाँ भी रहा हूँ मैंने एमवी एक्ट के ऊपर काम किया है, तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। लेकिन तो सबसे पहले जो ज़रूरत थी वो थी जिला लेवल की जो एक रोड सेफ्टी मीटिंग होती है, उस मीटिंग को आयोजित करवाना। वह मीटिंग आयोजित हुई। उस मीटिंग में सारे अधिकारी बैठते हैं, प्रशासन के बैठते हैं, पुलिस के बैठते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एनएचएआई है, पीडब्ल्यूडी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारे आईरेड के अधिकारी बैठते हैं। सबसे पहले ये विचार आया कि ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करके और प्रत्येक एसएचओ अपने एरिया में रोड सेफ्टी ऑडिट करे। जो बिंदु आएंगे उनको क्रमवार 15 दिन में उसको आगे जो है उसकी पालना हो। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में हमारा एक सॉफ्टवेयर है आईरेड, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। हमारा आईओ वहाँ मौके पे जाता है, मौके पे ही रह के कार्रवाई करता है, तो बड़ा एग्जैक्ट गूगल मैप पे उसकी प्लॉटिंग हो पाती है। लेकिन एक्सीडेंट्स के मामले में क्योंकि इसको एक्सीडेंट्स को डिजास्टर मैनेजमेंट में ले लिया गया है, ये एक अपने आप में डिजास्टर की श्रेणी में आ गया है, तो इस पे हमें बहुत फोकस करना होगा। जो इंग्लिश के ई अल्फ़ाबेट है के परिप्रेक्ष्य में यदि हम चलें तो 4 ई बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पहला ई आ जाता है इंजीनियरिंग, कि सड़क का इंजीनियरिंग कैसी है, उसमें कोई डिफेक्ट है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, उसको करेक्ट किया जाए। उसमें आपका सड़क की बनावट आ जाती है, गोलाई पे आ जाती है, ओवरटेकिंग, गोलाई पे निशान लगाना, मार्किंग करना, इवन जो आपके इंटरसेक्शंस हैं वो सारे उस पर डिपेंड करते हैं। सड़क के बीच में जो आपने डिवाइडर बना रखा है उसमें कितने कट होने चाहिए। आपके जो सर्विस लेन है उस सर्विस लेन को मेन रोड पर आने के लिए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स उसके स्पेसिफाइड होते हैं, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो सब इंजीनियरिंग के तहत आ जाते हैं। प्रॉपर मार्किंग, प्रॉपर साइनेज बोर्ड्स लगना, ताकि ड्राइवर को समय रहते पता लग जाए उसको कहाँ जाना है जी, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि एक्सीडेंट कई बार कन्फ्यूज़न की वजह से भी होता है जी। दूसरा जो ई आ जाता है वो आ जाता है एजुकेशन, जिसमें आज हम जो ये वार्ता कर रहे हैं ये भी एक एजुकेशन में आ जाती है। स्कूल कॉलेजेस में जाना, ड्राइवर्स को यूनियन को बुला के उनसे बात करना। तीसरा जो ई आ जाता है वो एनफोर्समेंट, वो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। वो एनफोर्समेंट भी अपनी जगह ज़रूरी है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था भय बिन होए न प्रीत। बिल्कुल सही, कानून है, कानून की पालना और उसका डिटेरेंस जो है वो पालना सही होती है, तो कहीं ना कहीं उसका एनफोर्समेंट में भी कड़ाई से करना। और चौथा जो आ जाता है वो एक्सीडेंट होने के बाद इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करना, बिल्कुल, ताकि घायल को तुरंत नज़दीक से नज़दीक इमरजेंसी सर्विस उसको मिल सके, उसकी जान बचाई जा सके। तो ये 4 ई के बाद जब हम चलते हैं तो एक्सीडेंट के सबसे 4 बड़े कारण हैं हाईवे पे। जैसे आपने 4 ई की बात की, साथ ही ब्लैक स्पॉट की बात की, और आपने बताया कि जैसे ट्रांसपोर्टर्स के साथ में मीटिंग हुई है, कोई सुझाव वगैरह उन्होंने दिए हों कि और हम इसके अंदर लागू कर सकते हैं, क्या कुछ वहाँ से निकल के आया हो? इसमें जो 2-3 बातें आई मुख्य तौर पे, एक तो लेन ड्राइविंग,
कि लेन ड्राइविंग की ना प्रॉपर फॉलो होने की वजह से जो है एक्सीडेंट का एक कारण बनता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सीडेंट के 4 मुख्य कारण हैं, वो भी उसको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल। पहला जो मुख्य कारण है वो हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन होता है यदि हम ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं या रॉन्ग ओवरटेक करते हैं, तो ये उस हिसाब से। और दूसरा आ जाता है हिट फ्रॉम बिहाइंड। जो हिट फ्रॉम बिहाइंड है वो भी लेन ड्राइविंग को प्रभावित करता है। और तीसरा जो कारण है वो है रॉन्ग साइड ड्राइविंग। और चौथा आ जाता है एनिमल्स ऑन द रोड। तो जब हम लेन में चल रहे होते हैं या लेन हमारी प्रॉपर फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि अमूमन ये देखा है कि ट्रक जो है वो राइट में चलते हैं, राइट मोस्ट लेन में चलते हैं, और वो उसने अपना गियर लगा दिया और वो उसी अपनी धुन में चला जा रहा है। उसको क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर लेफ्ट में चलूँगा तो लेफ्ट में कोई स्कूटर वाला भी है, मोटरसाइकिल वाला भी है, कोई और भी है, कोई खड़ी गाड़ी भी होगी तो मुझे फिर घुमानी। तो वो अपनी आलस के लिए, अपनी सेफ्टी को लेके वो उस लेन में चल लेता है। अब दूसरा आदमी ट्रक उसको ओवरटेक करता है, बस ओवरटेक करती है, तो 2 लेन तो ऑक्यूपाई होगी। अब कोई कार वाला जो स्पीड में होता है उसको जाना है तो उसको जगह बचती है लेफ्ट मोस्ट। जी बिल्कुल। अब जब वो लेफ्ट मोस्ट में जाता है तो एकदम अचानक उसको दिखता नहीं, क्योंकि वो तो गाड़ी की राइट में बैठा है। बिल्कुल। तो जैसे ही वो सामने जाता है, स्पीड लेता है, तो सामने या तो गाड़ी खड़ी है। जी। गाड़ी खड़ी किसने कर रखी है? या तो गाड़ी ब्रेक डाउन हो रखी है, या गाड़ी वो कहीं साइड में ढाबा देख के, चाय देख के वो रुक जाता है, या वैसे ही खड़ी कर लेता है। जी। उसको ये पता नहीं कि ये एक बहुत बड़ा निमंत्रण दे रहा है एक्सीडेंट को, किसी की जान से खेल रहा है। जी। एक तो वो, तो उसमें एकदम हिट फ्रॉम बिहाइंड गाड़ी एक्सीडेंट होता है। दूसरा जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग का कारण ये है कि आप प्रॉपर घूम के नहीं जाना चाहते, तो वो जो शॉर्टकट मारने के चक्कर में आप रॉन्ग साइड आ जाते हो, थोड़ा सा अपना तेल बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए। लेकिन उसमें भी आप देखो कि किसी न किसी के साथ आप किसी जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये 3 मुख्य कारण है जो लेन ड्राइविंग को प्रभावित करते हैं। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम अधिकारी दिनेश पटवा भी हमारे साथ हैं, जो एसपी साहब से रूबरू हैं। तो क्या कुछ सर और जानना चाहेंगे? सर, मेरा सवाल ये आता है कि आपने ये बात ही बोली, वह बिन प्रीत न होए, तो आपका क्या कहना है, ऐसे जुर्माने या पुलिस की कार्रवाई इतनी कड़ी हो कि हम इन्हें जन जागरूकता के साथ कड़े रूप से लागू कर सके? हमारे एक मन में एक भ्रम है कि सब हाईवे पे ही एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जबकि ऑल इंडिया के यदि आंकड़े दें तो मैं जब ट्रेनिंग करने गया था NDMI इंस्टीट्यूट में, तब उन्होंने बताया था कि 2 व्हीलर के एक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा लुधियाना के अंदर गलियों में होते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि लुधियाना एक इंडस्ट्रियल टाउन है और इतनी ज़्यादा वहाँ पर 2 व्हीलर्स की अधिकता है। जब वो घर से कोई सामान लेने निकलते हैं तो हेड ऑन कोलिजन 2 व्हीलर में ये होता है, तो वो बहुत फैटल होता है। तो ये हेलमेट, ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि लोग हमारे चालान से बचने के लिए हेलमेट हाथ में रखते हैं या सिर पे डाल के रखते हैं। वो हेलमेट लगाना नहीं है, वो एक केवल आपने एक वज़न अपने सिर पे रखा हुआ है। जैसे ही आपका एक्सीडेंट होता है, आप नीचे गिरते हो, तो वो तो आपके सिर से निकल के अलग हो जाएगा। जी। तो उसका कोई यूज़ नहीं रहा। आपने एक वज़न सिर पे रखा हुआ है या वज़न हाथ में डाला हुआ है सिर्फ 500 रुपये का चालान बचाने के लिए। जी। मतलब ये है कि आपको अपनी जान की कीमत नहीं है, की परवाह नहीं है। आप अपने शरीर के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी अपने परिवार के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी इस देश के प्रति भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जी। मैं उस पर बाद में आऊँगा कि कैसे हम एक्सीडेंट से देश का भी नुकसान करते हैं। बिल्कुल सर। तो एक एक्सीडेंट की वजह से जो यंग की डेथ हो जाती है, या कमाने वाले की डेथ हो जाती है, या गृहिणी की डेथ हो जाती है, तो पूरा परिवार का सिस्टम प्रभावित होता है। और एक्सीडेंट में एक और चीज़ बता दूं, इसमें एक्सीडेंट में बाकी जगह तो क्या क्राइम होता है तो 1 to 1 होता है, यहाँ आपकी गलती नहीं है, सामने वाला गलती करे और आपकी जान जा सकती है। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन सामने वाला यदि बेवकूफ़ी कर लेता है, ड्रंकन ड्राइविंग करता है या नियमों का पालन नहीं करता है, तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि अपनी लापरवाही से दूसरे की जान ले रहे हो। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट हो गया, आपकी टूट फूट हो गई, आपका इलाज होगा, आपकी डेथ होगी, आपको इंश्योरेंस से मुआवजा मिलेगा, आपकी गाड़ी रिपेयर होगी, तो ये जो पैसा वैसे नहीं लगना था, यदि एक्सीडेंट नहीं होता ये पैसा नहीं लगता, लेकिन इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपने एक्सीडेंट कर दिया या हो गया। अब वो पैसा जो नहीं लगना चाहिए था, वो देश के डेवलपमेंट में लगता, वो पैसा आपका यहाँ फिजूल के काम में वापस लग रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के प्रति है। हम देशभक्त हैं तो अपने आप को राष्ट्रीयता की भावना से यदि चलते हैं तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो हमारे एक्शन की वजह से हमारे देश को नुकसान होता है। सर, आज हम जैसे लेन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हाईवे पर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, यातायात को लेकर के, तो जब हम जैसे चालान वगैरह की कार्रवाई करते हैं तो कोई ऐसे रिसर्च में सामने आया हो कि दूसरे कारण भी एक्सीडेंट के रहते हों, जैसे कि नशा या कोई और तरह का, जैसे ड्राइवर वगैरह के सामने आते हैं? कई चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ड्रंकन ड्राइविंग एक बहुत बड़ा असर डालता है। आपकी रैश ड्राइविंग,
आपको सड़क के नियमों का पता नहीं है कि कितनी सेफ डिस्टेंस से हमें गाड़ी चलानी चाहिए और ओवरटेक कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। हर आदमी जल्दी में है, इवन आप गोलाई में भी ओवरटेक करते हो, आप साइड क्लियर नहीं दिखे जब तक आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप रॉन्ग साइड गलत ओवरटेक करते हो, वो भी एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। और कहीं ना कहीं थकावट भी बहुत बड़ा कारण है। जी सर। कि ट्रक ड्राइवर्स को जो है एक टारगेट दे देते हैं, टास्क दे देते हैं कि इतने टाइम में ये माल वहाँ पहुँचाना है, उनको 100 रुपये फालतू मिलते हैं, लेकिन वो 100 रुपये किसी की जान पे भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और एक कारण और भी आया है, वो ये है कि ट्रक ड्राइवर्स अमूमन अलग अलग एज के होते हैं, तो जो ओल्ड एज के हैं उनकी आईसाइट की प्रॉब्लम भी होती है, तो किसी का कैटरेक्ट भी आ गया है, किसी की बाइपोलर विजन है, तो अलग अलग विजन की वजह से तो एक्सीडेंट में कलर ब्लाइंडनेस भी है। ये कहीं ना कहीं एक चीज़ें हैं जो हमने कभी आज तक ड्राइवर का मेडिकल करवाया ही नहीं। बिल्कुल सर। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उनका मेडिकल समय पर हो, आईसाइट चेक हो, ताकि वो सड़क पे जो है बिल्कुल अच्छी दृष्टि से चला सके। बिल्कुल सर, अभी जैसे आपने बात की ड्राइवर की सुरक्षा के लिए, तो जैसे कि अपने यहाँ कोटपुतली फल सब्जी मंडी है और एक बहुत बड़ा व्यापार यहाँ से फल सब्जी का होता है, तो यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं दिल्ली के लिए या दूसरी जगह के लिए, उनको एक तरह से टास्क ही दिया जाता है जैसे कि आपने बताया। तो क्या कुछ गति वाहन की निर्धारित है और कितनी दूरी दो वाहनों के बीच में होनी चाहिए? ये डिपेंड करता है स्पीड पे। गति सीमा है वो निर्धारित की हुई है 80, तो 60-80 है, और उससे ऊपर जाते ही जो हमारी इंटरसेप्टर वगैरह लगी हुई हैं वो ऑटो डिटेक्ट करती हैं। और एक मैं आपको और बता दूं, अभी इस रोड को ITMS प्रोजेक्ट में ले लिया गया है राज्य सरकार ने, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपके टोटल रोड पर कैमराज लगेंगे, 128 कैमरा लगेंगे, हर किलोमीटर पे कैमरा होगा, वो आपका फेस रिकग्निशन कर सकेगा, ऑटो डिटेक्ट आपकी स्पीड को कर सकेगा, एंड एक उसमें सिस्टम और होता है ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम। बिल्कुल सर। तो वो सिस्टम से लैस हो जाएगा तो काफ़ी इसमें आपको और सुधार आएगा। सर एक सवाल, जैसे आपने बताया कि CCTV इंस्टॉल करेंगे, तो ऐसे कौन से जुर्माने होंगे जो आम जनता को देने पड़ेंगे अगर वो हाईवे लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, ओवर स्पीडिंग का होगा, तो कितनी रकम होगी और कितना जुर्माना भी तय हुआ है? MV एक्ट में सब निर्धारित है। खासतौर से जो पहला तो यही आ जाता है कि आपका ओवर स्पीडिंग, दूसरा आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो वो डिटेक्ट करता है तुरंत, तीसरा आप यदि मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो कैमरा देख रहा है, कैमरे में आप रिकॉर्ड में आ रहे हो, तो ये, और फिर लेन सिस्टम, यदि आप जरूर से ज़्यादा लेन चेंज करते हो और आप कोई आवश्यकता नहीं थी तो ऑटो डिटेक्ट करेगा और वो आपके ऊपर जो है उसमें फाइन लगेगा। मेरा ये सवाल है कि जैसे कि आपने लेन सिस्टम बताया कि इसमें जैसे मोटरसाइकिलों के लिए सर्विस लेन यूज करना ही जरूरी है या फिर ये एसेंशियल है? कायदे से तो जो नेशनल हाईवेज बने हैं इन पे 2 व्हीलर अलाउड ही नहीं है, ट्रैक्टर्स अलाउड ही नहीं है जी, कि ओनली 4 व्हीलर्स एंड आपकी जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको ही अलाउड करते हैं। आपके लिए सर्विस लेन बनाई हुई है, और इसमें भी हाईवे पे भी एक साइड में 4-5 फुट की एक लाइन खींची होती है, उस लाइन से नीचे आपको चलाना होता है, क्योंकि 3 लेन के अलावा एक नीचे लेफ्ट साइड में हर रोड के ऊपर एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो पैदल चलने वालों के लिए या 2 व्हीलर्स के लिए, वो एक जगह बनाई हुई है, तो आपको उसी में ही गाड़ी चलानी चाहिए। और सर ये ऑटोमेटिक जैसे चालान की आपने बात की, ये कब तक प्रभावी हो जाएंगे? ये अभी प्रोसेस में है, मेरी NHAI से बात हुई थी, तो क्योंकि राज्य सरकार ने अपने बजट में घोषणा की है कि जयपुर दिल्ली जो रोड है NH48 इसको कंप्लीट ऑटोमेटेड किया जाए, तो ऑटोमेटेड के साथ साथ हम जो काम करवा रहे हैं मिनिमाइज करने के लिए, एक तो क्या था कि अपनी सहूलियत के अनुसार हर आदमी ने जो बीच में डिवाइडर उसमें कट्स बना लिए, तो एक तो उन अवैध कटों को हम बंद करवा रहे हैं, दूसरा जो सर्विस लेन से हाईवे पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं वो नक्शे के मुताबिक ही निर्धारित होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल पंप वाला है तो होटल वाला है तो किसी ने भी, सब ने अपने अपने जो है वो मर्जी से सहूलियत से डिवाइड बीच में जो लेन के बीच में खाई खुदी हुई है उसको बंद कर लिया जी। तो अब हम दोबारा उसको जो है उन खाइयों को खुलवाया है, वापस उनमें जो है निर्माण हो रहा है और उनकी साइड में गाटर और जो बीम्स हैं वो लगे हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईपीएस देवेंद्र बिश्नोई जी, और आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं हाईवे पर लागू हो रहे लेन सिस्टम को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह से पुलिस महकमा काम कर रहा है। तो सर, हमारे यहाँ से जैसे 2 हाईवे निकल रहे हैं, NH-48 और 152B, तो इसको लेकर के हमारे जो यातायात व्यवस्था है ये कैसी है, और जैसे कितने क्या कुछ जवान हमारे लगे हुए हैं और किस तरह से आप समझाइश कर रहे हैं? वैसे तो सभी SHOs को टास्क दिया हुआ है, सारे SHOs लगे हुए हैं, और हमारी इंटरसेप्टर, अभी मेरे पास एक इंटरसेप्टर है और आने वाली हैं, तो इंटरसेप्टर जो है हमने खास तौर से 2 जो पॉइंट हैं वो चिन्हित किए हैं, एक भाबरू थाना और एक शाहजहाँपुर से तो दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक को हम बताते हैं कि लेन ड्राइविंग कैसे करनी है, और भाबरू में एंट्री जो होती है जयपुर साइड से, उनको रोककर वहाँ की टीम बता रही है कि कैसे है। और बीच में हमने टीम लगा रखी हैं कोटपुतली में और बहरोड में, यदि वो वहाँ से बताने के बावजूद भी अगर उसने लेन ड्राइविंग फॉलो नहीं कर रहा ट्रक वाला, तो उसका वहाँ चालान किया जाए। तो कोटपुतली बहरोड जिले में कितनी दूरी है जैसे हाईवे की जिनको हमें देखना है और यहाँ हमें यातायात की दुरुस्त व्यवस्था करनी है? हाईवे 100 किलोमीटर प्लस है, तो पूरा इम्पोर्टेंट हाईवे राजस्थान का जो है पोर्शन कोटपुतली बहरोड में आ जाता है, तो ये काफ़ी बड़ा टास्क है। मेरी नफरी की शॉर्टेज को देखते हुए, मैन पावर की शॉर्टेज देखते हुए, ट्रैफिक में आदमी कम है, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अपने आप अलग मैन पावर मांगती है, टाइम मांगती है, तो इन सबको देखते हुए सबको लगाकर, सबको मोटिवेट करके इसमें लगा रखा है। देखते हैं रिजल्ट अच्छे आएंगे। हमारी इस बातचीत को थोड़ा सा विराम देते हुए हम आपकी तरफ आते हैं कि आप पुलिस अधीक्षक के तौर पर कोटपुतली बहरोड जिले को देख रहे हैं और एक बेहतर पुलिसिंग हमें देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि अपने बारे में भी कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताएं। मेरा लॉ करते ही 89 में मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हो गया था, तो वहाँ पर मैंने 4 साल रहकर सेवा दी, जिसमें से 1 साल ट्रेनिंग और 2 साल मेरा खाजूवाला बॉर्डर पर गंगानगर का एरिया, उसमें मैंने सेवा दी। 1 साल फोर्स हेडक्वार्टर में लीगल ब्रांच में एज लॉ ऑफिसर, और कुछ दिन रुद्रपुर खटीमा के एरिया में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में भी काम किया, क्योंकि मेरे लगन थी कहीं सिविल सर्विस में आऊँ, और समय के अभाव की वजह से वहाँ दिक्कत आती थी। मैंने VRS लेके फिर 3 साल मैंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, 3 साल पार्ट टाइम मैंने वकालत भी की, और उसके बाद मेरा 96 में सिलेक्शन कमर्शियल टैक्सेशन सर्विसेज में हुआ, जो लगभग 1.25 साल के आसपास मैंने वो सर्विस की। उसके बाद 97 में मेरा जो है RPS में हुआ। RPS में मैं अपने बैच का स्वॉर्ड विनर एंड बेस्ट आउटडोर एंड परेड मैंने कमांड की थी उस वक्त, बतौर डिप्टी SP बीकानेर, गंगानगर, बूंदी, कई जगह मैंने सेवाएं दी। एज एडिशनल SP मैंने रायसी नगर, बीकानेर, अजमेर, अलवर मैं एडिशनल SP रहा, और 2018 की DPC में जब IPS बन गया तो 2012 की सीनियोरिटी मिली, और एज IPS मैंने भरतपुर SP एंटी करप्शन बीकानेर, गंगापुर SP, झुंझुनू SP, अजमेर SP, DCP हेडक्वार्टर जयपुर कमिश्नरेट, और अब आपके कोटपुतली में। सर, जब आपकी सोशल मीडिया की हम हिस्ट्री खंगालते हैं तो आपकी एक तमन्ना थी कि आप आर्मी ऑफिसर बने, चूँकि आपके पिताजी भी आर्मी से अपनी सेवाएं दे चुके थे, तो वो तमन्ना आपने हमारे साथ साझा नहीं की। देखिए, एक कविता मैंने पढ़ी थी जय हाजी पीर, उसमें एक लाइन आती है, सैनिक भूषा की देख झलक
धमनी का रक्त उछलता था, गदगद कंठों के जो स्वर तेजी और जवान निकलता था। तो एक नेचुरल है, वर्दी आपको एंटाइज करती है, खींचती है, आकर्षण है उसके अंदर। तो नो डाउट, क्योंकि बीएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स, बड़ी फोर्स थी, लेकिन आर्मी एक रेगुलर फोर्स है, सस्ता है। तो एक मन में उत्कंठा थी कि एक मैं आर्मी में जो है एज ऑफिसर सिलेक्ट हूँ, जिसके चलते मैंने 4 बार सीडीएस भी दिए, नहीं हुआ। लेकिन फिर पिताजी ने मुझे यही कह कर कि बेटा तुम भविष्य में तुम्हारे लिए कहीं कोई और अच्छा लिखा हुआ है। तो सर, आपने पूरे कार्यकाल का ये बेहतरीन जो सफ़र है उसके बारे में अपने अनुभव साझा किए। पुलिस महकमे में आने के बाद में कोई ऐसा कठिन दौर भी रहा हो जब आपको लगा हुआ कि पुलिसिंग भी एक चैलेंजिंग जॉब है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा जो पास्ट बैकग्राउंड था वो मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ। बीएसएफ की ट्रेनिंग करने के बाद, वेपन्स की ट्रेनिंग करने के बाद, कमांडो कोर्स करने के बाद आई वॉज फिट, मुझे कहीं दिक्कत आई नहीं। फिर मेरा लॉ का बैकग्राउंड, जिसमें मैंने लॉ ब्रांच में भी काम किया, फिर मैंने 3 साल वकालत भी की, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशंस में, मेरे क्राइम सुपरविजन में बहुत मदद मिली। तो ये सब चीज़ें मिलाकर मुझे उसमें सपोर्ट ही मिला। और मैं ये मानता हूँ कि एज ए पुलिस ऑफिसर हर दिन को, हर पल को आई एंजॉय इट। कभी कभी तनाव भी हावी होता है, तो ऐसे दौर में जब कभी तनाव आता है तो दूर करने के लिए क्या करते हैं? नहीं, मेरा एक बड़ी क्लियर फिलॉसफी है, ना तो टेंशन लेनी ना देनी। बाकी तो म्यूज़िक है, गाना है जो आपको मन में यदि आप सुनते हो तो मैं उसको भी इंजॉय करता हूँ, मन एक खुश हो जाता है गाना सुन के। ऐसा कौन सा गाना जो अब हमारे श्रोता भी आपके साथ सुनना चाहेंगे? ट्रैफिक के लिए तो मैं आपको बता दूं, ये गाना मेरे लिए है कि ए भाई जरा देख के चलो। जी बिल्कुल। ऊपर भी नहीं, नीचे भी, दाएं भी नहीं, बाएं भी। ट्रैफिक पे जब आप सड़क पे आए तो ये गाना आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई जरा देख के चलो। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, कर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम हमारी फैमिली को और सेफ हाईवे को, आप इनको लेके क्या मोटिवेट करेंगे? क्योंकि रेशो हम युवाओं का ज़्यादा एक्सीडेंट में, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि आप परिवार की अमानत है, आप देश की आने वाला भविष्य हैं, आपको देश से बहुत उम्मीदें हैं, आप में एक अपार संभावनाएं हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने आप को महफूज रखें। बिल्कुल। मुझे मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब यंग एज में किसी की डेथ हो जाती है। मैं कई बार कहता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बाद में धारा 304A लगाएं, 304 लगाएं, भले 302 लगा दें, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है उस परिवार के लिए जिस परिवार का जवान बेटा बेटी, कमाने वाला पति, काम करने वाली गृहिणी अकाल मृत्यु में चले जाते हैं। इसके दुष्परिणाम भी, प्रभाव भी हैं। परिवार को बहुत भुगतना पड़ता है। सामाजिक तौर पे तो ठीक है, 4 दिन लोग आते हैं संवेदनाएं देने के लिए, लेकिन बाद में वो जब परिवार अकेले में रहता है और सामाजिक परिस्थितियों से जूझना पड़ता है तो वो परिवार ही जानता है। सर, एक पुलिस डिपार्टमेंट की आलोचना की जाती है एक समाज में कि संवेदनशील नहीं है या थोड़ा अभाव है, उस पे आप क्या दृष्टिकोण रखना चाहेंगे और अपने कार्मिकों को कुछ ऐसे मैसेज? ये भी आपका एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन मैं जब भी इस पुलिस फोर्स में आया हूँ तो मेरी एक शुरू से धारणा रही है, अच्छा पुलिस ऑफिसर वही है जो एक अच्छा इंसान है। बिल्कुल सर। पहले आप अच्छे इंसान बनिए, पुलिस ऑफिसर अपने आप बन जाएंगे जी। और दूसरा, जो सबसे बड़ी सामाजिक परिवेश में कह लें या कहीं भी कह लें, हम सुनते नहीं हैं।
जी सर, हमें सुनना आना चाहिए। बिल्कुल सर। आपके पास यदि कोई परिवादी आया है तो आप उसको सुनिए, उसको पीड़ा कहाँ पर है, उसकी पीड़ा को महसूस कीजिए, और यदि वो सही है, उसकी पीड़ा वाजिब है तो उसकी मदद करिए। इतना ही कहता हूँ। तो मेरे स्टाफ को एक ही चीज़ कहता हूँ कि एक तो आपके व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। हम सभ्य समाज में रह रहे हैं, इसी समाज से हम आए हैं, उस समाज में हमारा एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे, क्योंकि हम कानून की पालना करवाने की जिम्मेवारी हमारे कंधों पर है। पावर बहुत है, तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सर। तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि आपको दुआ मिले ना मिले, किसी गरीब की बददुआ मत लेना। जी बिल्कुल सर। जैसे कि हमारे अब टॉपिक पे आते हैं कि हाईवे लैंड डिसिप्लिन पे हम बात कर रहे हैं, और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, आपके निर्देशन में ये राजस्थान में पहला जिला है जब हम ये लागू करना चाह रहे हैं। तो सर एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा पुणे मुंबई का, जहाँ पे ZFA जीरो फर्टिलिटी कॉरिडोर बना। तो आपके मन में ऐसा कुछ है, यहाँ कुछ करना चाह रहे हैं? इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ हम अब आज की तारीख में कर रहे हैं, सब इसी परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। आपने जो बॉम्बे पुणे कॉरिडोर की बात की, उस पर राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसी जो NH-48 है, इसको उसी तर्ज पर लिया है जी, जीरो एक्सीडेंट डेथ्स पे, ताकि इसमें हम मिनिमाइज कर सकें, बिल्कुल जीरो पे ला सकें। जी बिल्कुल। उसके लिए सबसे बड़ा काम तो यही है कि इसमें ITMS लागू हो रहा है। आज हमारे जो भी लोग दिल्ली या बॉम्बे में जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, ट्रैफिक नियम क्यों पालन करते हैं? कि उनको पता है कि वहाँ पर आप कैमरे की निगाह में हैं। तो जैसे यहाँ कैमरे लग जाएंगे तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि आपका व्यवहार अपने आप संयमित हो जाता है। आप ट्रैफिक नियमों की चिंता करने लग जाते हैं, पालना करने लग जाते हैं। सड़क पे जो ट्रैफिक चल रहा है उसको किसी प्रकार की बाधित नहीं हो। बिल्कुल। श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे थे लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर, और हमारी इस चर्चा में हमारे साथ थे IPS देवेंद्र बिश्नोई जी, और हमारी इस बातचीत में हमारे साथ रहे कार्यक्रम अधिकारी दिनेश पटवारी। सर, आप आकाशवाणी कोटपुतली स्टूडियो पधारे और हमारे श्रोताओं से एक बेहतरीन बातचीत में आपने यातायात मैनेजमेंट और लेन सिस्टम के बारे में समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।